ट्रस के केस में क्या होगा, है ना। तो ट्रस के केस में स्ट्रेन एनर्जी यानी जब मूवमेंट होता है, बेंडिंग होती है बीम के केस में, ठीक है, जहाँ बेंडिंग होती है वहाँ पर स्ट्रेन एनर्जी होती है हमारे पास होती है, दैट इज एम स्क्वायर डी एक्स ओवर 2 EI। तो ट्रस के केस में एम स्क्वायर डी एक्स ओवर नहीं होती है, ठीक है। और इंटीग्रेशन ऑफ एम स्क्वायर डी एक्स ओवर EI ये नहीं होता, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई मूवमेंट कंसिडर नहीं करके चलते, हम एक्सियल लोड कंसिडर करके चलते, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपके पास स्ट्रेन एनर्जी होती है दैट इज समीशन ऑफ, क्योंकि क्या है कई मेंबर्स होते हैं, एक अगर ट्रस्ट की बात करूं तो उसमें काफ़ी सारे मेंबर्स होते हैं, तो आपको समीशन यूज़ करना है ना कि इंटीग्रेशन, है ना। समीशन हर मेंबर की स्ट्रेन एनर्जी कैलकुलेट करनी है और सारे मेंबर की स्ट्रेन एनर्जी को सम कर देना है। समझ रहे हो इस बात को? सिंपल सी बात है, हर मेंबर की स्ट्रेन एनर्जी कैलकुलेट करेंगे और सारे मेंबर की स्ट्रेन एनर्जी को सम कर देंगे, दैट इज आवर स्ट्रेन एनर्जी ऑफ ट्रस्ट, ठीक है। क्योंकि सारे मेंबर्स में एक्सियल लोड लग रहा है, ना कि कोई बेंडिंग आएगी, लेटरल लोड्स नहीं है ना। और वो क्या होता है, पी स्क्वायर एल ओवर ए ई, ठीक है, पी इंटू डेल्टा, पी स्क्वायर एल ओवर ए ई 2 AE, ठीक है। इसको चाहो तो आप इस वे में भी रख सकते हो। देखो स्ट्रेन एनर्जी होती क्या है ना, हाफ टाइम्स फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? हाफ टाइम्स फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इसको मैं लिखता हूँ, स्ट्रेन एनर्जी दैट इज इक्वल टू हाफ टाइम्स पी इंटू डेल्टा, ठीक है। एंड डेल्टा किससे बनाओ, ऐसे बनाओ, पी इंटू डेल्टा, है ना। और डेल्टा क्या होता है, पी एल ओवर ए। तो इस ये स्ट्रेन एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ टाइम्स या पी एल ओवर ए, ये डिस्प्लेसमेंट है और एक पी और था, तो पी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर एल ओवर 2 ए। ये हमारा स्ट्रेन एनर्जी होती है इन केस ऑफ ट्रस्ट, याद रखना है ना, एक मेंबर में इतनी होती है, सारे मेंबर की सम कर दूंगा तो टोटल स्ट्रेन एनर्जी ऑफ द स्ट्रक्चर मिल जाए, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि यार डिस्प्लेसमेंट कितना होगा पर्टिकुलर मेंबर में, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे, सारे एक्सियल डिस्प्लेसमेंट होंगे, है ना। तो एक्सियल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो क्या करूँ, स्ट्रेन एनर्जी को मेंबर के फोर्स से मैं डिफ्रेंशिएट कर दूँ, ठीक है। तो जब डिफ्रेंशिएट करूँगा तो मुझे डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा उस फोर्स के डायरेक्शन में। तो वही करना है, क्या करना है, क्या इसको डिफ्रेंशिएट कर दूँ, तो डिफ्रेंशिएट पी के रेस्पेक्ट में करूँगा तो ये 2P, या फिर पर्टिकुलर मेंबर में लेट्स अज्यूम क्यू फोर्स है ना। तो जो भी फोर्स है उसके रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट कर, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 2P, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, डी ओवर डी एक्स, जो डी ओवर डी क्यू, जो भी फोर्स है ना मेंबर में पर्टिकुलर, तो डू 2P डी ओवर डी क्यू एल ओवर 2A, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी एक तो फोर्स आ गया, फोर्स, और दूसरा आ गया हमारे पास यूनिट लोड की वजह से जो फोर्स है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली आप इस फॉर्मूले से भी याद रख सकते हो, ठीक, कैसे आ रहा है ये थोड़ा मैंने बताया है ना, कोशिश करना समझने की, कुछ डाउट लगे पूछ लेना। तो एक तो फोर्स ड्यू टू द लोड, एंड एक आ गया फोर्स ड्यू टू यूनिट लोड, ठीक है। एट कोऑर्डिनेट पर्टिकुलर जो भी कोऑर्डिनेट है ना, फर्स्ट कोऑर्डिनेट तो फर्स्ट के डेल्टा 1L फाइंड आउट करूँगा, तो कैपिटल एस ड्यू टू लोड एंड एस जे वहाँ उसमें, यानी बैंड बीम या फ्रेम के केस से यहाँ क्या चेंजेस हुए, वहाँ मूवमेंट था 2 EI होता है, यहाँ पर पी स्क्वायर एल, है ना, वहाँ इंटीग्रेशन होता है, यहाँ पर समीशन होता है, क्योंकि मेंबर कई होते हैं ना, तो यहाँ समीशन होता है। तो बस ये चेंज है, ये फॉर्मूला हमें याद रखना है कि डेल्टा की वैल्यूज क्या होती है ना, इन केस ऑफ ट्रस या इन केस ऑफ एक्सियल मेंबर आपके पास डेल्टा की वैल्यूज क्या होती है। जब डेल्टा मिल गया हमें, तो अगर मुझे डेल आई जे, यानी जब हमें फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स बनाऊंगा तो डेल आई जे की वैल्यूज क्या होगी, दैट इज एस आई, एस इज द फोर्स ड्यू टू यूनिट, यानी यूनिट लोड जब आपके फर्स्ट कोऑर्डिनेट या आई कोऑर्डिनेट पे लग रहा है, तो फोर्स क्या होगा एक मेंबर में, है ना, हर मेंबर में अपना फोर्स हो, तो आप एक मेंबर की बात कर रहे हैं, फिर सबका समीशन करें। तो यूनिट फोर्स जब हम एक कोऑर्डिनेट पे लोकेट कर रहे हैं, तो उस मेंबर में नहीं, सारे मेंबर, हर मेंबर की बात करें, हर मेंबर में फोर्स कितना होगा, जैसे फर्स्ट मेंबर में फोर्स कितना होगा, यूनिट लोड जब सेकंड कोऑर्डिनेट पर साइन कर रहा हूँ, तो फर्स्ट मेंबर में आपका फोर्स कितना होगा, फोर्स सही है ना,
एस से रिप्रेजेंट कर रहा है, पी से रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फोर्स मल्टीप्लाई बाय एल ओवर ए। एल ओवर ए ऑलमोस्ट गिवन होती हैं चीज़ें, बस हमें क्या फाइंड आउट करना होता है, हमें ये फाइंड आउट करना होता है कि एस आई एन एस जे या यूनिट फोर्स, यूनिट लोड एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट की वजह से हर मेंबर में फोर्स कितना हो। सो ये बेसिक फॉर्मूला है जो हमें याद होना चाहिए। अगर यहाँ पे बोल दूँ 1L, तो L का मतलब कैपिटल एस आ जाएगा और 1 का मतलब स्मॉल एस। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन स्मॉल एस एंड कैपिटल एस? कैपिटल एस इज द फोर्स इन मेंबर ड्यू टू द लोड, ठीक है, जो भी एक्सटर्नल लोडिंग गिवन है उसकी वजह से फोर्स इन मेंबर है। और स्मॉल एस क्या है कि जो भी कोऑर्डिनेट्स, लाइक जो भी कोऑर्डिनेट्स आप रिडंडेंट चूज करोगे, तो जो कोऑर्डिनेट्स हैं उन कोऑर्डिनेट्स पे हम यूनिट लोड लगाएं तो फोर्स हर मेंबर में कितना। तो ये डिफरेंस है स्मॉल एस एंड कैपिटल एस में। आपको सारे डेल्टा कैलकुलेट करने होते हैं लोड की वजह से भी, एज वेल एज आपको फॉर फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स। तो ये सब के लिए ये एक ही फॉर्मूला है, बस इसे समझ लोगे तो ये हर जगह यूज हो जाएगा, नहीं तो दिक्कत है ना। तो देख लो, यहाँ तक किसी को डाउट लगे तो पूछ लो। सर एक बार कैपिटल एक्स और बता दो दोबारा। जैसे इसमें बेटा यहाँ जो किया था, यहाँ जो किया था ये कैपिटल एस है ना, क्या था, यूनिट, यहाँ जो लोड की वजह से, एक्सटर्नल लोड की वजह से है ना, जो अप्लाइड लोड है ट्रस पे, आप ट्रस होगा तो ट्रस पे कुछ लोड अप्लाई करोगे एक्सटर्नल, तो उसकी वजह से जो जो फोर्सेस डेवलप हो रहे हैं, हम क्या करते हैं, हम पर्टिकुलर जो भी हमारा मेंबर है ना, उसे हम डिटर्मिनेट में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स की स्टडी करें डायरेक्टली हम नहीं कर सकते, तो क्या करते हैं, फर्स्ट वर्क हम करते हैं कि उसे डिटर्मिनेट में कन्वर्ट करते हैं। तो कुछ रिडंडेंट या कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं ना, रिडंडेंट फोर्स आ जाते हैं, एंड कुछ लोड होते हैं, कुछ आपके पास डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर हो जाता है और रिडंडेंट फोर्स हो जाता है, दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। तो जैसे डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर हो गया, तो उस डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर में ड्यू टू लोड, जो भी एक्सटर्नल लोड लग रहा था उसकी वजह से फोर्सेस क्या हो, है ना। और दूसरा है कि यार जो कोऑर्डिनेट्स मेरे थे उनमें यूनिट, उन कोऑर्डिनेट्स पे ही मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए होता है ना, उन कोऑर्डिनेट्स पे ही मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए होता है ड्यू टू लोड। तो उन कोऑर्डिनेट पर यूनिट फोर्स अगर मैं साइन करूँ तो उस पर्टिकुलर मेंबर में आपका एक्स इन इनर नहीं मेंबर फोर्स क्या होगा, ठीक है। तो स्मॉल एस कैपिटल एस है दोनों फोर्स, एक है ड्यू टू एक्सटर्नल लोड, एक है ड्यू टू आप जो कोऑर्डिनेट्स पे यूनिट फोर्स लगाते हैं ना उसकी वजह से। तो ये डिफरेंस, जैसे वहाँ पे था ना कैपिटल एम क्या था, मूवमेंट ड्यू टू एक्सटर्नल लोड, एंड स्मॉल एम क्या था, दैट इज द मूवमेंट ड्यू टू यूनिट फोर्स, है ना। तो यूनिट फोर्स है यूनिट मूवमेंट की वजह से मूवमेंट, वही कंसेप्ट है, बस यहाँ पे क्या है, वहाँ आपने जो फ्रेम स्ट्रक्चर किया था उस टाइम पे ई आई यूज़ किया था, यहाँ ए ई होता है। डिफरेंस क्यों होता है, वो बेंडिंग की वजह से होता है, ये एक्सियल लोड की वजह से, ठीक है। सो ये बेसिक डिफरेंस। ओके, सो चलो अब लाइक ये एक एग्जांपल है ना, डेवलप ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स। आपको केवल फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स डेवलप करने बच्चों for the pin jointed plane frame with reference to the coordinate 1 and 2 as shown in figure। कोऑर्डिनेट 1 क्या दे रखा है, ये दे रखा है, और कोऑर्डिनेट 2 आपको गिवन है ये, ठीक है। जब गिवन है तो आपको कुछ नहीं करना, नहीं गिवन होता तो हम क्या करते, कोऑर्डिनेट चूज करते, है ना। बट अगर उसे मैट्रिक्स बनानी होती तो वो कोऑर्डिनेट अपने हिसाब से लोकेट करा सकता है। तो नंबर इज इन parentheses आर द क्रॉस सेक्शन एरिया इन द मेंबर, ठीक है। तो जो भी ये ब्रैकेट्स वगैरह में गिवन है दैट इज द क्रॉस सेक्शन एरिया है आपको इस मेंबर का, है ना, और उनका यूनिट जो है दैट इज इन एम एम स्क्वायर, ठीक है। ये आपको गिवन है, ये स्ट्रक्चर आपको गिवन है। अब आप जब फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स की बात करते हो तो हम क्या करते हैं, इसे दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं, क्या एक तो हमने ड्यू टू लोड फाइंड आउट कर लें, एंड सेकेंड हम ड्यू टू रिडंडेंट फाइंड आउट कर लें जब हम फ्लेक्सिबिलिटी मेथड से एनालाइज करते हैं। लेकिन अभी आपको एनालाइज नहीं करना, अभी हमें क्या गिवन है, केवल हमें ये बोला गया है कि हमें फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स ड्रॉ करना है, ठीक है। तो फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स के लिए क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स का सिंपल सा फंडा है कि यार फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे यूनिट फोर्स लगा दो और सारे यूनिट फोर्स लगा दूँ,
और दोनों पर डिस्प्लेसमेंट चेक करूँ, है ना। और सेकंड है क्या, सेकंड कोऑर्डिनेट में यूनिट फोर्स लगा दूँ और दोनों पे डिस्प्लेसमेंट चेक करूँ, है ना। सिंपल सा फंड है, फर्स्ट पे यूनिट फोर्स दोनों पे डिस्प्लेसमेंट, सेकंड पे यूनिट फोर्स दोनों पे डिस्प्लेसमेंट, ये फंडा होता है। बट डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना इन केस ऑफ ट्रस, वो हमारे लिए टिपिकल टास्क होता है। तो उस वो डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, अभी मैंने फॉर्मूला बताया आपको, दैट सिग्मा ऑफ S1 S2 आवर AE, है ना। तो वहाँ से आप फाइंड आउट करोगे, ठीक है। अगर मैं बोलूँ जो ये फॉर्मूला है एस, अगर मुझे लेट्स अज्यूम, देखो 2 है तो 2/2 की मैट्रिक्स बनेगी, कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, लिख लो ये चीज़ें सब लिख लो, कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, डेल 1 1, डेल 1 2, डेल 2 1, डेल 2 2, यानी हमें तीन मेंबर्स, तीन एलिमेंट्स रिक्वायर्ड है, ठीक है, वो कैलकुलेट करना। डेल 1 1 क्या होगा, तो एस 1 1 क्या होगा, S1 L और ए, यानी हर मेंबर का फोर्स, ठीक है, और उन सबका समीशन S1 स्क्वायर L/A, ये हो जाएगा डेल 1 1। डेल 1 2 क्या होगा, S1 S2 L/A। डेल 2 2 क्या होगा, दैट इज S2 स्क्वायर L/A, बट समीशन ऑफ हर मेंबर का फोर्स आपको चेक करना है। तो आप क्या करोगे, इस टाइप की प्रॉब्लम जब आएगी तो हम उसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने से पहले सबसे पहले क्या है, यहाँ यूनिट फोर्स लगा लो और हर मेंबर में फोर्स कैलकुलेट कर लो। करना क्या है, फर्स्ट वर्क यूनिट फोर्स लगाया और हर मेंबर में फोर्स कितना होगा ये कैलकुलेट करो। सेकंड कोऑर्डिनेट पे यूनिट फोर्स लगाया और हर मेंबर में फोर्स कितना होगा बच्चों, ये कैलकुलेट करो। सो इज इट क्लियर टू एवरीवन। फर्स्ट स्टेप क्या करना है, हमें यूनिट फोर्स लगाना है। अभी तक हम क्या करते थे, पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट पे यूनिट फोर्स लगाते थे और दूसरे पे डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते थे। करना यहाँ भी वही है, बट वो डिस्प्लेसमेंट के लिए जो फॉर्मूला है उसमें सारे मेंबर के फोर्स रिक्वायर्ड हो। तो आप क्या करोगे, देखो स्टार्ट करते हैं हम, यहाँ पर यूनिट फोर्स है तो हर मेंबर में कितना फोर्स आएगा ये आपको कैलकुलेट करना है। यूनिट फोर्स का मतलब क्या है, ये कट कर चुके है ना, जो भी आपने ये मेंबर, इसको डिटर्मिनेंट बनाने के लिए क्या किया, ये मेंबर हटाना, या मेंबर हटा के यहाँ पे फोर्स लगा दिया एक्सटर्नल, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट शो कर दिया। अब कट हो गया तो ये काउंट नहीं होगा, बट जब हम स्टडी करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ यूनिट फोर्स लगाएंगे। तो आप यूनिट फोर्स लगा के देख लो कि क्या मेंबर फोर्स डेवलप हो रहा है, ठीक है। एक बार ये देख लो, यहाँ पर मेंबर फोर्स लिखे हुए हैं, आप कैलकुलेट करके देख लो क्या हमारे ये आ रहे हैं या नहीं आ रहे। डायमेंशंस गिवन 4.5 मीटर एंड 6 मीटर। एक बार कैलकुलेट कर लो क्या हमें ये सारे फोर्स मिल रहे हैं इन मेंबर्स में, क्या हमें ये सारे फोर्स मिल रहे हैं इन मेंबर्स में, ये प्लीज़ कैलकुलेट कर लो, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं ना, एक प्रॉब्लम भी मेरे साथ कर लोगे और समझ लोगे तो दिक्कतें नहीं होंगी, ठीक है। तो करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। तो मेंबर फोर्स, यूनिट फोर्स लग रहा है, डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है, केवल आपको ये फोर्स फाइंड आउट, कैसे फाइंड आउट करना है सर, कुछ नहीं करना, ये 6 मीटर, ये 4.5 मीटर है, ये थीटा ले लो, आपको इसके कंपोनेंट्स मिल जाएंगे, इजीली मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप इस वे में फाइंड आउट कर सकते हो। ये थीटा है अगर, तो ये क्या हो जाएगा, 1 cos थीटा, थीटा की वैल्यूज देख लो, थीटा की वैल्यूज क्या होगी, अ, अगर कोस थीटा की वैल्यूज क्या होगी, तो 10/टोटल, ये डायगोनल है ना, तो डायगोनल भी क्यों ले रहे हो, टेन थीटा निकाल लो, है ना। टेन थीटा कितना हो जाएगा, 6/4.5, वहाँ से थीटा मिल जाएगा, उससे कोस थीटा साइन थीटा निकाल लो। कोस थीटा आई थिंक 0.6 होगा एंड साइन थीटा आई थिंक 0.8 होगा, डिपेंड करता है थीटा कौन सा लेगा, ठीक है। तो ये 1 को इन्होंने इनके कंपोनेंट लिए, दैट्स। यहाँ पर देखोगे तो 1 इस डायरेक्शन में है तो बच्चों इस डायरेक्शन में 1 जब एक्सटर्नल, देखो ये भी एक और चीज़ ध्यान रखना क्या है, ये चलो ये आगे पढ़ेंगे ना, छोड़ो। 1 इस डायरेक्शन में तो क्या होगा, इस डायरेक्शन में भी 1 होगा, जो इसे बैलेंस करेगा, है ना, वर्टिकल कोई रिएक्शन होगी नहीं। तो ये इधर 1 है तो इधर भी 1 होगा, इसमें 1 है तो इसमें 1 होगा, इसमें 1 है तो इसमें 1 होगा। रेस्ट किसी में भी अगर मैं कोई भी फोर्स दूंगा
तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा, और वर्टिकल कंपोनेंट को बैलेंस करने के लिए कुछ भी नहीं, इसलिए बाकियों में होगा ही नहीं, है ना। सिंपल सी चीज़ है। तो एक तो हमने ये चेक कर लिया कि यार यूनिट फोर्स फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे दिया तो हर मेंबर में फोर्स कितना है, दूसरा सेकंड कोऑर्डिनेट पे दिया तो हर मेंबर में फोर्स कितना है। ओके, देख लो एक बार कैलकुलेशन, है ना। अगर यहाँ ये कैलकुलेशन होगी तो फिर कुछ नहीं है इस मेथड में, है ना। बट इसी में घबरा जाता है आप, थोड़ा रिवाइज कर लो हल्का सा, मेंबर फोर्स कैलकुलेट कर। हो गया है? इसमें किसी को डाउट है? ये मेंबर फोर्स में ये जो किया है इसने, यूनिट लोड लगा के मेंबर फोर्स निकाला, ये यूनिट लोड लगा के मेंबर फोर्स, यहाँ किसी को डाउट है बच्चों तो पूछ लो, नहीं तो मैं आगे बढ़ूँ, है ना। हाँ, एक से नहीं निकलेगा, अगर मैं पूछ लूँ ना, अभी क्लास होती है यहाँ कराता एक एक टेबल पे, तो एक बंदा नहीं निकालता, शायद कुछ निकाल भी लेते, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस नहीं जितना अभी शो कर रहे हो तो। हाँ सर, सही सही है बिल्कुल। चलो, सर एक बार थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। हाँ ये वाला ये मेंबर जो फोर्स, आपने एक्सप्लेन देखो बेटा किया। हमें क्या करना है, फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है। फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मतलब फर्स्ट पे यूनिट फोर्स लगा लूँ और दोनों कोऑर्डिनेट पे डिस्प्लेसमेंट चेक कर लूँ, है ना, और फिर सेकंड पे यूनिट फोर्स लगा लूँ और दोनों पे डिस्प्लेसमेंट चेक कर लूँ, दैट इज अवर फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स, सिंपल सा है। बट यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने के लिए आपको हर मेंबर में इंटरनल फोर्स रिक्वायर्ड है। क्यों रिक्वायर्ड है? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने ये फॉर्मूला चेक किया था, दैट डेल आई जे, जब भी हम किसी कोऑर्डिनेट की कोई भी एलिमेंट फाइंड आउट कर रहे हैं तो उसमें समीशन ऑफ फोर्सेस ड्यू टू यूनिट फोर्स एट पर्टिकुलर फर्स्ट कोऑर्डिनेट आई कोऑर्डिनेट एंड यूनिट फोर्स एट जो जे कोऑर्डिनेट, ये चेक करना पड़ेगा, है ना। यूनिट फोर्स लगा के सारे मेंबर के फोर्सेस का सम करना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, सारे मेंबर का फोर्स सबसे पहले कैलकुलेट करें। तो हमने क्या करा, यूनिट फोर्स यहाँ लगाए। जब यहाँ यूनिट फोर्स लगा रहे हो, ये डायमेंशन आपको गिवन है दैट 6 मीटर एंड 4.5 मीटर, तो आप क्या करोगे, यूनिट फोर्स तो है ही, थीटा मिल जाएगा मुझे 6 एंड 4.5 से, ठीक है। ये 4.5 है, ये 6 है, तो ये थीटा मिल जाएगा। ये थीटा मिल जाएगा तो क्या होगा, 1 cos थीटा इज फोर्स इन L1 L2 और 1 sin थीटा इज द फोर्स इन L1 U1, डायरेक्टली बस cos थीटा sin थीटा। इसी तरह से इस वन के लिए भी हो जाएगा, है ना। डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन यही होगा, ठीक है। इसको बैलेंस करेगा तो ये देखो ये एरो इस साइड है, तो इसका कंपोनेंट का एरो भी इस साइड आएगा, तो इस मेंबर में फोर्स क्या होना चाहिए, इसके अपोजिट होना चाहिए, ताकि उसे बैलेंस कर ले, ठीक है, सिंपल सा। इज इट क्लियर? ओके सर, यस सर, तो यस सर। जैसे ही आपने मेंबर में फोर्स निकाले, देखो बेटा फिर ये हमें टेबल बनानी। टेबल क्या कह रही है, टेबल में वही है, डायरेक्टली ये K1 है, सॉरी ये डेल्टा वन है ना, जो हमारी स्टिफनेस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स क्या था, डेल्टा 1 1, डेल्टा 2 2, डेल्टा 1 2, समझ, S1 स्क्वायर L ओवर ए ई, ठीक है, ई हम बाद में ले, S2 स्क्वायर L ओवर ए ई, S1 S2 L ओवर ए ई, है ना। तो ये हमारे क्या है, एलिमेंट ही है, वही स्टिफनेस मैट्रिक्स है। इसके लिए क्या रिक्वायर्ड, एल बाय ए, एल आपको गिवन है, ए आपको गिवन है, तो ये एल बाय ए का रेशो ले लूँगा सारे मेंबर के लिए। S1 अभी आपने कैलकुलेट किया है कि यूनिट फोर्स अगर 1 पर लगाऊं तो सारे मेंबर में फोर्सेस कितने होंगे, ठीक है, तो वो U1 U2 में कितना होगा, 0.6 होगा, माइनस 0.6, कंप्रेसिव है माइनस 0.6, एल देखो एक बार देख लेते हैं, U1 U2 में कितना होगा, तो U1 U2 में 0.6, कंप्रेसिव कैसे चेक करते हैं कि यार ये जॉइंट्स को कंप्रेस कर रहा है या टेंसाइल दे रहा है ना, तो इसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, तो इसके अपोजिट होगा, तो यानी कंप्रेस करेगा, ये टेंसाइल है, तो इसको बैलेंस करने के लिए नो डाउट इसमें कंप्रेशन चाहिए ना, तो 0.6 कंप्रेसिव है तो नेगेटिव ले लिया आपने U1 U2 में, है ना, माइनस 0.6, कई मेंबर में जीरो है, बाकी में 0.6 0.8 है, और दो मेंबर जिन्हें हमने कट किया था, ठीक है, उनमें 1 1 भी है ना, 1 1 भी है, तो ये भी आपको कंसिडर करना है, यानी इसमें 1 होगा, देखो इसमें 1 होगा, ये बैलेंस करने के लिए यहाँ आ गए, तो यहाँ पर भी इन दोनों की वजह से, इन दोनों का जब कंपोनेंट लूँगा इस मेंबर के लिए तो 1 ही आएगा, खुद ही सोच सकते हो, क्योंकि इसी के कंपोनेंट्स हैं,
तो कंपोनेंट्स को वापस अगर डायगोनल में लाऊंगा तो 1 ही आएगा ना। तो आपने ये मैट्रिक्स बना लिया, ठीक है। S1 कैलकुलेट करके यहाँ पुट कर दिया, देन S2 कैलकुलेट करके यहाँ पुट कर दिया। S2 में क्या था, 3 मेंबर में 1 1 था, बाकी सब में 0, ये रख दिया। नाउ S1 स्क्वायर, दिस स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय L बाई ई, ये सब यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। S2 स्क्वायर L ओवर A, ये यहाँ पुट कर देंगे। S1 S2 L ओवर A, क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई करना है ना, तो इसमें मेरे को बताने की जरूरत नहीं, मल्टीप्लाई करोगे यहाँ चीज़ आ जाएगी। फिर क्या आ गया, समीशन, समीशन कर दिया इन सब का, तो S1 स्क्वायर L ओवर A ये आ गया 8.37, इसका समीशन कर दिया और इसका समीशन कर दिया। समीशन का मतलब क्या हो गया, ये मुझे एलिमेंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स ही मिल रहा है, डेल 1 1। तो 1 1 में क्या था, S1 इंटू S1 L ओवर ए ई, बाकी है वो कर लेंगे बाद में, बट हाँ ये एलिमेंट ही मिल रहे हैं हमें। तो इनकी वैल्यूज पुट कर दो, डेल्टा 1 1 क्या होगा, S1 स्क्वायर L ओवर ए ई, सारा सबमिशन कर रखा है इसका तो पूरा, डिवाइड बाई ई कर दूँ तो 8.37 डिवाइड बाई ई। डेल्टा 2 1 डेल्टा 1 2, इनका भी S1 S2 L ओवर ए 1 ओवर ई, तो ये तो हमने सबमिशन कर रखा है 0.90 बाई ई। डेल्टा 2 2 4.50 बाई ई, ठीक है। हमेशा याद रखना 1 1 2 2 ये हमेशा पॉजिटिव होंगे, अगर नेगेटिव हुए दैट मीन हमने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक किए, ठीक है। डेल्टा मैट्रिक्स बन गई 1 ओवर ई 8.37 4.5 0.9 0.9 नेगेटिव, ठीक। यहाँ तक देख लो, किसी को कोई डाउट है बच्चों? अगर ये समझ में आ जाएगा तो फिर नेक्स्ट एक स्टेप और करना, कंप्लीट होगा ये, है ना। तो अभी यहाँ देख लो, अभी इस प्रॉब्लम में स्टिफनेस मैट्रिक्स बनानी थी, हमने क्या छोड़ दिया अभी मैट्रिक्स में, हमने बस लोड की वजह से मैट्रिक्स नहीं बनाया, क्योंकि इस क्वेश्चन में पूछा नहीं, बट हाँ पूरा मेथड जो है हमारा उसमें एक लोड की वजह से मैट्रिक्स बनाई। बट स्टिफनेस मैट्रिक्स देख लो, सॉरी फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स देख लो, इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो कुछ। इस स्टेप से आ जाते हैं, यहाँ से देख लो टेबल, फोर्सेस हम निकाल चुके थे, एल ओवर ए, एल आपको वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल गिवन है, डायगोनल जो नहीं गिवन उनको आप सिंपल ट्राइंगल के पाइथागोरस उससे फाइंड आउट कर सकते हो, है ना। डायगोनल का स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर बाय बेस स्क्वायर, ठीक है, तो उससे फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो एल बाय ए आपको गिवन है, S1 आप कैलकुलेट कर चुके, S2 आप कैलकुलेट कर चुके, S1 स्क्वायर एल ओवर ए ये मल्टीप्लाई करना है, S1 है स्क्वायर करा एल ओवर ए से मल्टीप्लाई करके यहाँ पुट कर दी वैल्यू, S2 स्क्वायर एल ओवर ए, S2 हमारे पास है स्क्वायर किया एल ओवर ए से मल्टीप्लाई कर दिया, S1 S2 एल ओवर ए, S1 S2 दोनों को मल्टीप्लाई करके एल ओवर ए से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। मैं क्यों बोलता हूँ कि यार ये हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, देखो S1 स्क्वायर, स्क्वायर तो नेगेटिव, अगर S1 की वैल्यू नेगेटिव भी होगी तब भी स्क्वायर ही होगा, L पॉजिटिव होगा, A पॉजिटिव होगा, E पॉजिटिव होगा, तो कभी भी ये नेगेटिव नहीं होगा। तो K11 क्या है, सॉरी डेल 1 1 क्या होगा, S1 स्क्वायर, डेल 2 2 क्या होगा, S2 स्क्वायर, तो ये भी स्क्वायर है, कभी नेगेटिव नहीं होगा, है ना। तो उसमें में भी आप याद रख सकते। देख लो बच्चों, टेबल में किसी को डाउट है, और ये कैलकुलेशन में किसी को डाउट है? ये तो कुछ नहीं है, ये तो वही है चीज़ें हमने बस यहाँ ये कैलकुलेट कर चुके, डिवाइड बाई ई कर दिया, है ना। बट जो प्रॉब्लम इसमें होती है बच्चों, वो होती है ये कैलकुलेशन, ठीक है। तो इसमें देख लो, एक बार फिर देख लो, कहीं आपको लगे सर इसमें फोर्स होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू मी, है ना, तो पूछ लेना, क्लियर कर लो, वरना इजी है, वरना इजी है चीज़ें, ठीक है। अगर आपको समझ में आ जाएगा तो एग्ज़ाम में कर लोगे इजी, नहीं आएगा, और ये अगर आप सारे पेपर उठा के देखोगे ये फिगर मिल जाएगा, ठीक है, ये फिगर मिल जाएगा आपको, हमेशा पूछा जाता है। चलो, अगर आप लोगों को क्लियर है देन चलो फिर एक काम करो, ज़्यादा ही क्लियर है चीज़ें, तो इसे फ्लेक्सिबिलिटी मेथड से सॉल्व करना है, मेथड से सॉल्व करना है, मतलब अभी तक हमने क्या करा था, रिडंडेंट की वजह से जो आ रहा था वो चेक कर लिया, अब आपको लोड की वजह से भी चेक करना है। लोड कितना लगा रहे हैं हम यहाँ पे, 300 किलो न्यूटन, यहाँ पर 600 किलो न्यूटन, ठीक है। 300 किलो न्यूटन है, 600 किलो न्यूटन एक्सटर्नल लोड असाइन कर रहा हूँ। अब यू हैव टू फाइंड आउट द फाइनल फोर्स क्या होगी, इसको एनालाइज करने, ट्रस्ट के एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि हम उसमें फाइनल फोर्सेस फाइंड आउट करें, डिटर्मिनेंट होती है तो डायरेक्टली फाइनल फोर्स फाइंड आउट कर लेते हैं,
इनडिटर्मिनेट है तो हम क्या करेंगे, उसे डिटर्मिनेट में कन्वर्ट करेंगे, है ना। डिटर्मिनेट में कन्वर्ट कर लेंगे तो इसकी वजह से एक फोर्स आएगा, जो एक्सटर्नल लोड है उनकी वजह से फोर्स आएगा, एक यहाँ यूनिट की वजह से फोर्स निकाल दें। तो जैसे एक्सटर्नल फोर्स यूनिट की वजह से फोर्स निकाल लिया आपने, ठीक है, तो हमें लास्ट में क्या होता है, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं P इंटू डेल्टा, वहाँ से इन कोऑर्डिनेट्स में फोर्स मिल जाता है, फाइनल फोर्स इन कोऑर्डिनेट में फोर्सेस मिल जाते हैं। तो एट द लास्ट हमें क्या करना होता है, जो भी फाइनल फोर्स इन द मेंबर होगा वो क्या होगा, फोर्स ड्यू टू द लोड K1 यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टिफनेस नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, K1 यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो S1 है ना, सॉरी यहाँ अलग अलग बुक से मैंने लिया है, ठीक है, तो वो स्मॉल S1 से रिप्रेजेंट कर रहा था, ये वाली बुक स्मॉल K1 से रिप्रेजेंट कर, बट चीज़ क्या है, फोर्स ड्यू टू यूनिट लोड, K2 क्या है, फोर्स ड्यू टू यूनिट लोड एट सेकेंड कोऑर्डिनेट, तो फोर्स ड्यू टू यूनिट लोड एट फर्स्ट कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाई बाय जो भी फाइनल रिजल्ट आ गया हमारे P1, यानी उस कोऑर्डिनेट पे यूनिट तो हम लगा रहे हैं बट वहाँ पे फाइनल रिजल्ट हमें जब मिल जाते हैं P1, तो वहाँ P1 लोड था, तो यूनिट की वजह से जो भी फोर्स मेंबर में डेवलप हो रहा है P1 फोर्स होगा, तो P1 इंटू K1 हो जाएगा, है ना, या P1 इंटू S1 हो जाएगा। सिमिलर वे में कि सेकेंड कोऑर्डिनेट पे हमने यूनिट फोर्स लगाया था, उसकी वजह से पूरा चेक किया था, और अगर उसमें P2 फाइनल रिजल्ट हमें मिल जाएगा या P2 फोर्स है, तो हम क्या करेंगे, क्या यूनिट नहीं P2 फोर्स है तो K2 की का जो भी इफेक्ट था उससे मल्टीप्लाई कर देंगे P2 से, है ना, यूनिट की वजह से समथिंग है, यूनिट की वजह से समथिंग है तो P2 की वजह से दैट समथिंग मल्टीप्लाई बाय P2, है ना। अगर यूनिट की वजह से 5 किलो न्यूटन आ रहा है और P2 इज 10 किलो न्यूटन, तो 50 किलो न्यूटन हो जाएगा, डायरेक्टली मल्टीप्लाई। तो फाइनल फोर्स क्या होगा, फोर्स ड्यू टू लोड इंडिटर्मिनेट बीम प्लस K1 यानी यूनिट की वजह से फोर्स मल्टीप्लाई बाय P1 जो भी उस कोऑर्डिनेट पे फोर्स एग्जैक्ट है जो कैलकुलेशन के बाद मिलेगा, प्लस K2 मल्टीप्लाई बाय P2, ठीक है। ये S1 S2 की टर्म्स में आप याद रख लेना चाहो तो, क्योंकि K कन्फ्यूजिंग रहेगा, K स्टिफनेस को रिप्रेजेंट करता है तो कन्फ्यूजिंग रहेगा, है ना। तो आप S1 S2 की टर्म्स में याद करना, मैंने किसी बुक से ही लिए हैं, वहाँ पे K1 K2 की तरह टर्म्स में थे, है ना, बट आप लोग S1 S2 की टर्म्स में याद रखना, क्लियर रहेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया हमें फाइनल फोर्स फाइंड आउट करना, है ना, ये क्लियर रखना, ये फॉर्मूला याद रखना, फाइनल फोर्स के लिए जो फॉर्मूला है कैसे आ रहा है वो मैंने बताया आप लोगों को, है ना। अब वहाँ तक कैसे पहुँचे, तो हम ये आपको गिवन है कि इससे अब फ्लेक्सिबिलिटी मेथड से आपको सोल्व करना है, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी मेथड से सोल्व करना है, दैट मीन कि पहले इसे डिटर्मिनेट में कन्वर्ट कर लें, वही डिटर्मिनेट में कन्वर्ट कर रहे हैं कि यार ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट ले लिया, कैसे हम ये ले रहे हैं फर्स्ट एंड सेकेंड, तो वही कि इसकी डिग्री ऑफ इंडिटर्मिनेसी चेक कर लो, ठीक है, स्टैटिक डिग्री ऑफ इंडिटर्मिनेसी क्या होती है, m+r-2j करके देखो कितनी आएगी, तो जब हम करेंगे तो 2 आएगी, ठीक है, m+r-2j करके देखो आप लोग, है ना, बैठे मत रहो, करके देखो एक बार, करके देखो इसे, m+r-2j ये जो हमने स्टडी किया था, तो m+r करूँगा तो कितने मेंबर देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 मेंबर्स आ गए, ठीक, आर कितने रिएक्शंस कितनी होगी, हिंज दो हिंज सपोर्ट है तो 4 रिएक्शंस होंगे, तो 10+4 14, जॉइंट्स कितने 1 2 3 4 5 6 जॉइंट्स आते हैं, तो 14 माइनस 2 इंटू 6 12, तो 14 माइनस 12 इज टू 2, तो आपके पास दो स्टेटिकली इंडिटर्मिनेसी, 2 डिग्री ऑफ इंडिटर्मिनेसी, ठीक है, तो अगर 2 डिग्री ऑफ इंडिटर्मिनेसी है इसकी स्टेटिकली, तो आपको दो रिडंडेंट चूज करने, अब दो रिडंडेंट कौन कौन से चूज करोगे, ठीक है, ये भी फिक्स है ना, इसमें भी क्या है कि यार मैं एक्सटर्नल रिडंडेंट दोनों रिएक्शन हटा दूं, नहीं वो स्टेबल नहीं हो, तो आपको क्या देखना है, इसमें एक और चीज़ कैलकुलेट करनी होगी कि यार ये इंटरनल है एक्सटर्नल है ना, तो आपको इंटरनल नहीं देखना, इंटरनल में थोड़ा टाइम लगेगा, हमें केवल एक्सटर्नल, एक्सटर्नल इंडिटर्मिनेसी कितनी, टोटल अगर मैं देखूं तो 4 रिएक्शंस हैं और टोटल इक्वेशन जनरल इक्वेशन जो होती है वो 3 होती है, तो 1
एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी बच्चों, अगर एक एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी है तो एक तो एक्सटर्नल रिएक्शन हटाना है। कौन सी हटाऊं? हॉरिजॉन्टल हटा दूं तो स्टेबल भी रहेगा, है ना। तो एक तो मैंने इसलिए ये चूज किया, और दूसरा इंटरनल है तो कोई भी इंटरनल मेंबर चूज कर ले ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो हमने कोई भी एक डायगोनल चूज कर लिया, इन्हें मत हटा देना, है ना, कैलकुलेशन इजी नहीं होगी, टफ हो जाएगी। तो डायगोनल चूज कर लिया, ठीक है। इसको भी कर सकते थे, इसको भी कर सकते थे, दोनों सेम है ना। ये देखेंगे तो यहाँ पे भी 4 मेंबर कनेक्टेड थे, ये हटा देंगे तो 3 ही कनेक्टेड, ठीक है। तो एक को ही चूज कर सकते। अगर हमने सर दोनों इंटरनल चूज कर ली, यानी दोनों डायगोनल चूज कर ली, तो आंसर नहीं आएगा, सोल्व नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि ये आपने एक एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी है और एक इंटरनल इंडिटरमिनेसी, तो दोनों को हटाना हो। यहाँ तक क्लियर है सबको? इसको समझ लो, अगर यहाँ थोड़ा भी गड़बड़ किया तो गलत हो जाए। ओके, तो हमें क्लियर हो गया कि दो हैं, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। इसने एक इंटरनल हटा दिया और एक एक्सटर्नल हटा दिया, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा बेसिक। रिडंडेंट हमने चूज़ कर लिए, रिडंडेंट जैसे ही हमने चूज़ कर लिए, यहाँ तक हो गया ना। अब अगर हम बात करें कि यार सॉल्यूशन क्या करना है, तो सॉल्यूशन क्या करना है, हमें सारे फोर्सेस वंस अगेन वही फाइंड आउट करने हैं। कौन कौन से होंगे? एक तो डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू लोड, डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू लोड यानी डेल्टा 1L। 1L मतलब 1 की वजह से K1 आ जाएगा या S1 आ जाएगा। आप लोग S1 लिखना, अगर कोई भी नोट कर रहा है तो प्लीज़ ये टेबल बना लो, यहाँ S1 लिखना है। और लोड की वजह से P आ जाएगा, है ना। सेकेंड डेल्टा 2L, तो P इंटू S2 डेल्टा डेल 1 1, ठीक है। तो S1 स्क्वायर डेल 1 2 S1 S2 डेल 2 2 S2 स्क्वायर L ओवर है, ठीक। तो ये हमारी टेबल बनी। ये टेबल भी आपको क्लियर होनी चाहिए, ये नहीं आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए ना, कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे। तो डेल 1L डेल 2L, एक तो लोड की वजह से, कहाँ, जो भी दो कोऑर्डिनेट्स हमने चूज़ किए तो दोनों कोऑर्डिनेट्स पे डिस्प्लेसमेंट, तो दोनों कोऑर्डिनेट पे डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएंगे। देन हमारी फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स, क्या क्या कम एलिमेंट होंगे? 4 एलिमेंट होंगे, बट 3 नॉन होंगे तो हम बाकी 3 कर सकते हैं। सॉरी 3 नॉन होंगे तो फोर्थ वन हमारा मिल जाएगा, यानी डेल्टा 1 2 2 1 इक्वली होता है ना। तो S1 स्क्वायर L ओवर ए, S1 S2 L ओवर ए, S2 स्क्वायर L ओवर। तो ये कंपोनेंट ये हो गए। किस टाइप से फाइंड आउट करेंगे? L बाय ए गिवन होता है, ये लिख देंगे। P फोर्स ड्यू टू लोड इन डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, जैसे हमने रिडंडेंट हटा दिए तब हमें P फोर्स कितना हो, K1 K2 की जगह हमारा S1 S2 एक यूनिट फोर्स की वजह से कितना आएगा, तो ये ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके आप पिछली प्रॉब्लम में, है ना। यही चीज़ें पहले आई थी, है ना? और पी के वन एल ओवर ए, P2L ओवर ए, ये कहाँ से आ रहा है? डेल 1L है, लिख लिया करो चाहो तो कौन कौन से एलिमेंट्स हमें रिक्वायर्ड है। डेल 1L, ठीक है, डेल 2L, डेल 1 1, डेल 1 2, डेल 2 2, ये सारे एलिमेंट्स उनके फॉर्मूले लिखे हुए हैं, ठीक है। दैट्स इट। अब देखो, ये सब तो हमने कर रखा है, केवल इस प्रॉब्लम और लास्ट प्रॉब्लम में क्या डिफरेंस है, हमें P फाइंड आउट करना है ना। जैसे P फाइंड आउट हो गया, फिर तो यही है मल्टीप्लिकेशन वाला गेम है ना। P फाइंड आउट, और ये सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है। जब भी आप प्रोसेस को फ्लेक्सिबिलिटी मेथड से सोल्व करोगे तो डिफ़िकल्ट टास्क क्या होता है हमारे पास, ये P फाइंड आउट, ठीक है। सो P फाइंड आउट करके देख लेते हैं। इसने तो लिख दिया, ये तो क्या है, ये तो लिख देते हैं कुछ, इन्होंने तो सारा भर दिया मिनट से पहले, ये आएगा। बट ये कैलकुलेशन में आपको 15-20 मिनट लग जाएंगे, है ना, या फिर कम भी लग सकते हैं, ज़्यादा भी लग सकते हैं। इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर प्रैक्टिस, कितनी प्रैक्टिस आप करोगे उस पर डिपेंड। चलो तो करके देखते हैं। इसी में अगर मैं यहाँ पे 300 किलोमीटर 600 किलोमीटर लोड होता, तो सबसे पहले मैं क्या फाइंड आउट करूँगा, 300 600, यहाँ मूवमेंट ज़ीरो कर देता हूँ तो मुझे यहाँ रिएक्शंस मिल जाएगी, है ना, या यहाँ मूवमेंट ज़ीरो कर देता हूँ, यहाँ रिएक्शंस मिल जाएगी। तो फर्स्ट वर्क क्या होगा, हम रिएक्शन कैलकुलेट करें। रिएक्शन कैलकुलेट करो तो रिएक्शंस कितनी आ रही हैं, कितनी आएगी रिएक्शंस?
600 into L, 600 into 4.5 plus 300 into 9 minus RA into L यानी 13.5। सो डिवाइड कर देंगे 13.5 से, जो भी मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है उससे हमें रिएक्शन मिलेगी। ठीक है, तो अभी टाइम नहीं है। ठीक है, तो मैं कल इसको सोल्व करके बताता हूँ, है ना, कि किस टाइप से रिएक्शन कैलकुलेट होगा। रिएक्शन ही नहीं, वो सारे मेंबर में फोर्स भी कैलकुलेट करना है। ये तो टाइम लगेगा, उतना टाइम नहीं मिलेगा। बट हाँ, आप अगर करना चाहो तो कुछ नहीं, यही करना है जो मैं बता रहा हूँ। रिएक्शन यहाँ कैलकुलेट करोगे, जब रिएक्शन मिल जाएगी तो मेथड ऑफ सेक्शन या मेथड ऑफ जॉइंट्स यूज़ करना है। इस जॉइंट पे टोटल फोर्सेस का सम वर्टिकली जीरो होगा तो इसका एक कंपोनेंट आएगा जो इसके इक्वल होना चाहिए ना, फिर इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा जो इसके इक्वल होना चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ पर जॉइंट पे देख लो, फिर इस पॉइंट पे देखना है, वो सारे जॉइंट पे आपको सारे फोर्सेस कैलकुलेट करने होंगे। इसको फोटो क्लिक कर लो, आप लोग ट्राई करना। ठीक है, अगर हो जाए अच्छी बात है, नहीं होगा तो हम करेंगे, है ना। यस सर। यहाँ तक किसी को डाउट है तो समझने में किसी को डाउट है इजी बट लेंदी होगा। और जब ये पी की वैल्यूज कैलकुलेट करोगे तो काफ़ी लेंदी, टाइम लगेगा बच्चों। ठीक है, पूरा एक ट्रस को एनालाइज कर रहा हो, है ना। ट्रस को डिटरमिनेट, ट्रस को एनालाइज करना भी बड़ा टास्क है, पहले भी हमने किया है। तो ये ईजी है बट लेंदी होगा। चलो ठीक है ना, अभी तक किसी को डाउट लग रहा है, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो पूछ लो। ठीक, चाहो तो इसको भी क्लिक कर लो आप लोग, ट्रस्ट से यहाँ आओगे तो रिजल्ट्स मैच कर लोगे, अगर कोई करेगा तो, है ना। कुछ बच्चे तो करते ही हैं, तो ट्राई कर लो, अच्छा है ना। एक बार रिजल्ट चेक कर लेना। ये पी की वैल्यूज हम कैलकुलेट कर पा रहे नहीं कर पा, ये हो गया, ये तो भी किए ही थे K1 K2 या S1 S2, बस फिर तो क्या मल्टीप्लाई करना, फिर कुछ बचा थोड़ी है। मल्टीप्लाई करने ही सारे कंपोनेंट को सम कर दूंगा, ये भी मिल जाएंगे सारे, डायरेक्टली मिल जाएंगे डायरेक्ट। ठीक है, तो टास्क हमारा कुछ बड़ा नहीं है, टास्क बस ये पी कैलकुलेट करना। के S1 S2 कैलकुलेट करने में कोई टाइम नहीं लगता, है ना, बस पी कैलकुलेट करने में टाइम लगता है। ये आपको एनालाइज करना है, बाकी सारी चीज़ें हैं उसके बाद तो सिंपल मैथमेटिक्स, मल्टीप्लाई डिवाइड स्क्वायर ये वो। ठीक है, वो चीज़ें। चलो ठीक है ना, यहाँ तक किसी को कुछ लग रहा है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, नहीं देन थैंक यू वेरी मच, कल मिलता है। ओके बाय।